सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। महाजनपदों की टोटल संख्या थी 16। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सही जवाब है राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था और वहां से उसने फिर स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो वो था बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था बाबरनामा। अगला प्रश्न है, अकबर का गुरु कौन था? तो सही जवाब है बैरम खान। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो सही जवाब है 1829 में हुआ। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 में हुआ था। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो वो राजा राममोहन राय ने किया था सती प्रथा का उन्मूलन। अगला प्रश्न, विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856 में। विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो हुआ था 1843 में। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, पुनः जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो इटली में हुई थी। पुनः जागरण की शुरुआत इटली देश में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है गुटेनबर्ग ने। आधुनिक मुद्रण कला का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो मार्टिन लूथर ने शुरू किया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कोपरनिकस को कहते हैं। वैज्ञानिक क्रांति का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड देश में। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई इंग्लैंड देश में। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें 23 और 24 अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 17 में। याद रखना है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो 25 से 28 में है। याद रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो 29-30 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो है 29-30। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद में रख लेना है, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? तो वो मिलता है कृषि के क्षेत्र से। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? तो वो हुआ था 1991 के बाद से। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो 1991 के बाद से हुआ। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो हुई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है?
तो वो दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा की नदियों से बना है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है मौसिनराम। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में रिपीटेड आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो उसका नाम है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो उसे 4 प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है जापान देश को। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। भूमध्य रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो वो टोटल 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो मकर रेखा है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल यानी होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यानी पास्कल। अगला प्रश्न, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र है बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल है दाब का सूत्र, यानी फोर्स बाय एरिया। अगला प्रश्न, द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो उसकी गहराई पर निर्भर करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई। द्रव में दाब जो है वो उसकी गहराई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उछाल बल से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है उछाल बल से संबंधित। अगला प्रश्न, घर्षण बल का कार्य क्या है? तो घर्षण बल का कार्य होता है गति कम करना और गति रोकना। गति कम करना और गति रोकना, यानी ए बी दोनों सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो वो टोटल 7 आवर्त है। टोटल 7 आवर्त है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये है आवर्त। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह यानी ग्रुप्स है? तो वो है टोटल 18। याद में रखना है, आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप्स है, जैसे कि 1 2 3 इसलिए करके टोटल 18 ग्रुप है। नेक्स्ट, क्षार धातुएं किस समूह में आती है? तो वो पहले ही समूह में आती है, समूह 1 में आती है क्षार धातुएं, यानी ये वाली होती है क्षार धातुएं ग्रुप 1 में। अगला प्रश्न है कि हैलोजन किस समूह में होते हैं? तो वो होते हैं 17वें समूह में। हैलोजन जो है वो 17वें समूह में लाइज करते हैं, ये वाला हो गया 17वां समूह जहां पर हैलोजन लाइज करते हैं। अगला प्रश्न, निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है? तो आती है 18वें समूह में। निष्क्रिय गैसें जो है वो 18वें समूह में आती है, तो ये वाला है 18वां समूह। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है O2, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो वो हरा होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही जो पेड़ पौधे का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है भोजन प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है कि ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो वो होते हैं फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग होता है वो होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही जवाब है 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 चेम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट है, ROM का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रॉम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, रॉम किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है रॉम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है? तो उसे मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा जो है वो मशीन भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है सी भाषा। उच्च स्तरीय भाषा है सी भाषा। अगला प्रश्न है, सी भाषा के जनक कौन है? तो वह है डेनिस रिची। सी भाषा के जो जनक है वो है डेनिस रिची। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1975 में।
क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई 1975 में। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या कितनी होती है? तो फील्ड पर 2 होती है। क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या फील्ड पर 2 होती है। अब अगला प्रश्न है कि पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो वो है वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज देश ने जीता। अगला प्रश्न है हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है? तो वो होता है सिंथेटिक। हॉकी का मैदान जो है वो सिंथेटिक होता है। अगला प्रश्न है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो वो जीता था 1983 में। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता 1983 में। अगला प्रश्न है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, हर दूसरी टीम में 11 जो कि आपस में खेलते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि। रामायण के जो रचयिता है वो है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है चाणक्य यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कालिदास। मेघदूत के रचयिता है कालिदास। अगला प्रश्न है हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है वानभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक है वानभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है खेल के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम, जो कि अभी नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1986 में शुरू हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई 1986 से। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो वो है शांति के क्षेत्र में मिला है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। अगला प्रश्न ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका देश के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार को अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो उसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है ऑस्कर पुरस्कार को, यानी उसका आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है संगीत के क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो हम मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन, याद में रख लेना है। 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि हम उन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को यानी भारत के संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न राष्ट्रीय संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो वो 2015 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है वो 2015 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 24 दिसंबर को। हम हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं 24 दिसंबर के दिन, और अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं हम 15 मार्च को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वह है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, और वो मनाते हैं हम 23 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 1 दिसंबर के दिन हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अगला प्रश्न विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर के दिन। हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वो काम करता है NFDC। NFDC काम करता है भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए। अगला प्रश्न भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ICCR। ICCR एक भारतीय कला संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी है
भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार का नियामक कौन है? तो वो है सेबी। भारतीय शेयर बाजार का नियामक जो है वो सेबी है। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकों का नियामक कौन है? तो वो होता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारतीय बैंकों का नियामक। अगला प्रश्न है आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है जेनेवा में। आईएलओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ में भारत की सदस्यता कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। आईएमएफ में भारत की सदस्यता जो है वो 1945 में हुई। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकार और कल्याण। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के अधिकार और उनका कल्याण करना। अगला प्रश्न है कि एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है रोम में। एफएओ का मुख्यालय स्थित रोम में है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है कोमल और नाजुक मुद्रा। मणिपुरी नृत्य की जो विशेषता है वो है कोमल और नाजुक मुद्रा। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य में किस देवता की भक्ति अधिक होती है? तो वो कृष्ण की। ओडिसी नृत्य में कृष्ण देवता की भक्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है ओडिसी। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो ओडिसी माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कथकली में मुख पर रंगमंची मुखौटा क्यों लगाया जाता है? तो वो नाटक की पहचान के लिए लगाते हैं। कथकली में मुख पर रंगमंची मुखौटा जो है वो नाटक की पहचान के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, कथक नृत्य की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है तीव्र और लयनात्मक चरण। तीव्र व लयात्मक चरण है कथक नृत्य की विशेषता। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किसके मंदिरों से जुड़ा है? तो वो तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा है। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न, बैसाखी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है पंजाब राज्य में। बैसाखी जो है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है। नेक्स्ट है चैत रंगोत्सव या होली किसके समय मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है फाल्गुन के समय में चैत रंगोत्सव या होली। अगला प्रश्न है रथ यात्रा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो है जगन्नाथ भगवान के लिए। रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ भगवान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस राज्य में होता है? तो वो होता है राजस्थान राज्य में। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रमुख मेला कौन सा होता है? तो वो महाशिवरात्रि का मेला होता है। वाराणसी में प्रमुख मेला जो है वो महाशिवरात्रि का मेला है। अगला प्रश्न है कुंभ मेला हर कितने वर्ष में होता है? तो वो हर 12 वर्षों के बाद में होता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में। अगला प्रश्न है भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है? तो वो कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है प्रसिद्ध वायलिन। अगला प्रश्न है भारत में ठुमरी और दादरा किस संगीत शैली के अंग है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय के अंग है। भारत में ठुमरी और दादरा जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के अंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में आलाप किसका हिस्सा है? तो वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। भारत में आलाप जो है वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। अगला प्रश्न है भारत में तान किसके लिए प्रयोग होती है? तो वो होती है राग की सजावट के लिए। भारत में तान जो है वो राग की सजावट के लिए प्रयोग में होती है। अगला प्रश्न है भारत में घूमर संगीत किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो राजस्थान राज्य का। भारत में घूमर संगीत जो है वो राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है भारत में भांगड़ा किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो है पंजाब राज्य का। भारत में भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस प्रकार है? तो वो सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा का महत्व जैन धर्म में। अगला प्रश्न, सिख धर्म में सिंह और कौर का अर्थ क्या है? तो सिंह का मतलब होता है पुरुष और कौर का मतलब होता है महिला। तो याद में रख लेना है, सिंह और कौर का मतलब है सिंह यानी पुरुष और कौर यानी महिला। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन से है? तो वह है दुख, कारण, निरोध और मार्ग। दुख, कारण, निरोध और मार्ग है बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराने धर्म कौन से है? तो वो है हिंदू धर्म। भारत के सबसे पुराने धर्म का नाम है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, महावीर जयंती किस धर्म का पर्व है? तो वो है जैन धर्म का। महावीर जयंती जो है वो जैन धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का पर्व है? तो वो है बौद्ध धर्म का। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो हुआ था 1974 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था CDOC में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर CDOC में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न, भारत का पहला मैगजीन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला मैगजीन था बंगाल गजट, जो कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था और इंग्लिश भाषा में था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो वो था बैंक ऑफ बॉम्बे। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया। अगला प्रश्न है लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ओटिस नामक वैज्ञानिक ने किया था लिफ्ट का आविष्कार। अगला प्रश्न है कंपास का आविष्कार किसने किया? तो वो है चीनी ने किया था कंपास का आविष्कार।
अगला प्रश्न है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है एलियास होवे ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किया था एलियास होवे ने। नेक्स्ट है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स ने। अगला प्रश्न है आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला प्रश्न है आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं आईएफएस को। अगला प्रश्न है कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एनजीओ को। अगला प्रश्न है पीआईएन पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पीआईएन पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं पीडीएफ को। नेक्स्ट है एसआईएम सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहा जाता है एसआईएम सिम के फुल फॉर्म को। सो गाइस आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो काफी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।